कल हमने संज्ञा के विकार में कारक के बारे में पढ़ा है ना। संज्ञा के विकार चैप्टर हमने शुरू किया था। विकार यानी परिवर्तन। संज्ञा में परिवर्तन 3 कारणों से होता है, लिंग, वचन और कारक, है ना। संज्ञा में 3 कारणों से परिवर्तन होता है, लिंग, वचन और कारक। ठीक है, लिंग और वचन के बारे में हमने पढ़ लिया। कारक के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कारक क्या होते हैं। किसी भी वाक्य में वाक्य का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के साथ संबंध जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, तो संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। हम कोई भी वाक्य पढ़ते हैं या लिखते हैं तो कारक चिन्हों के बगैर हम उस वाक्य को पढ़ेंगे या लिखेंगे तो उसका अर्थ हम समझ नहीं पाएंगे, स्पष्ट नहीं कर समझ पाएंगे, है ना। तो कारक चिन्ह जो होते हैं, कारक क्या कार्य करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्य के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, है ना। वे संबंध को जोड़ते हैं तभी हम उस वाक्य के अर्थ को समझ पाते हैं। ये सभी कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताए थे कल हमने पढ़े थे कि कारक 8 प्रकार के होते हैं, है ना। 8 प्रकार के कारकों के नाम और उनके विभक्ति चिन्ह हमने जाने। एक सेंटेंस मैंने लिखा, उस सेंटेंस में 8 भेद और उनके विभक्ति चिन्ह आते हैं। आप उस लाइन को याद कर लेंगे तो आपको कारक के 8 भेद और उनके विभक्ति चिन्ह भी याद हो जाएंगे, है ना। क्या था वो सेंटेंस? कर्ता ने कर्म को, एक सेंटेंस था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है ना। ये एक वाक्य है जिसमें कारक के 8 भेद हैं और उनके विभक्ति चिन्ह है ना। क्या है ये वाक्य? देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है। यहाँ पर कर्ता, कारक का पहला भेद कर्ता विभक्ति में, दूसरा कर्म विभक्ति को, तीसरा करण विभक्ति से, चौथा संप्रदान विभक्ति के लिए, पांचवा अपादान विभक्ति से, छठा संबंध विभक्ति का, सातवां अधिकरण विभक्ति में और 8वां कारक है संबोधन, इसका विभक्ति चिन्ह होता है हे। तो ये एक वाक्य में सभी कारक के नाम और विभक्ति चिन्ह आ गए। ठीक है, कल कारक के भेद हमने पढ़े थे कि 8 भेद होते हैं और मैंने एक सेंटेंस आपको बताया था। आज हम उन 8 भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले कर्ता कारक। सबसे पहले है कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह होता है कर्ता ने, इसकी विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक क्या होता है? देखिए, जिसके बारे में बात की जाती है वह कर्ता कारक होता है। जिसके बारे में बात, कर्ता क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है वह कर्ता, करने वाला, है ना। करने वाला कर्ता होता है। तो जिसके बारे में बात, जिसके विषय में बात की जाती है वह कर्ता होता है। जैसे नीलम ने पुस्तक खरीदी और कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। उदाहरण दिया है, नीलम ने पुस्तक खरीदी, है ना। नीलम ने पुस्तक खरीदी, यहाँ ने क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह। नीलम क्या है?
नीलम के बारे में बात की जा रही है। किसने खरीदी पुस्तक? नीलम ने, है ना। तो यहाँ नीलम के बारे में बात की जा रही है, कर्ता के विषय में बात की जा रही है, तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा। अब इसकी पहचान के लिए हम प्रश्न बना सकते हैं कि पुस्तक किसने खरीदी? किसने पुस्तक खरीदी? नीलम ने। उत्तर प्राप्त हुआ नीलम ने, है ना। तो यहाँ पर यदि हम प्रश्न बनाएं और प्रश्न में जो उत्तर प्राप्त होता है वह उत्तर क्या होता है? कर्ता कारक होता है। किसने पुस्तक खरीदी? पहचान के लिए यदि आपको कहा जाए कि इस वाक्य में कर्ता कारक क्या है आप बताइए, तो आप इसका प्रश्न बना लीजिए, है ना। किसने पुस्तक खरीदी? नीलम ने। तो आप जल्दी से बता सकते हैं कि इसमें कर्ता कारक क्या है? नीलम। ठीक है, किसने पुस्तक खरीदी? उत्तर मिला नीलम, है ना। तो यहाँ पर नीलम ने कर्ता कारक, ये क्या है? कर्ता कारक। यदि किसी वाक्य में आपको कर्ता कारक पहचानना है तो आप उस वाक्य का प्रश्न बना लीजिए। प्रश्न बनाने के बाद जो उत्तर प्राप्त होता है वह उत्तर ही क्या होगा? कर्ता कारक, है ना। तो ये तो हम प्रश्न बना के, ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर प्रश्न में आपको किसने लगाना है, किसने लगाकर आप प्रश्न करेंगे। तो ये कर्ता कारक होता है, जिसके विषय में बात की जाती है उसे कर्ता कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। इसके बाद आता है कर्म कारक। दूसरा आता है कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्ता ने कर्म को, है, इसका विभक्ति चिन्ह है को। कर्म कारक क्या होता है? जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे राम ने मोहन को पत्र लिखा, है ना। राम ने मोहन को पत्र लिखा। उदाहरण, इसमें क्रिया का कर्ता की किसी भी, जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़ता है ना। कर्म कारक क्या होता है? जिस पर कर्ता जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव। कर्ता कौन है? जो कार्य करने वाला है। कार्य करने वाले का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, तब वहां पर कर्म कारक होता है। जैसे राम ने मोहन को पत्र लिखा, है ना। तो राम ने, हम प्रश्न क्या बनाएंगे? किसको? प्रश्न यहाँ पर भी इसी तरह से प्रश्न बनाकर और आप कर्म कारक की पहचान कर सकते हैं। प्रश्न बनेगा राम ने किसको पत्र लिखा? उत्तर मिला मोहन को। तो ये क्या हो गया? कर्म कारक। जो उत्तर प्राप्त हुआ वो उत्तर क्या है? कर्म कारक। पत्र तो राम ने लिखा है, कर्ता की क्रिया है पत्र लिखना। पत्र लिखना किसकी क्रिया है? कर्ता की। कर्ता कौन है? राम ने। और राम ने की क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मोहन पर। तो किसको लिखा है? मोहन को लिखा है। तो यहाँ पर मोहन क्या है? कर्म कारक है। तो कर्ता की क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़ता है तो वहां पर जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो ये यहाँ पर मोहन को कर्म कारक है। इसके बाद आता है करण कारक। तीसरा है करण कारक। से, चिन्ह है से या के द्वारा। से और के द्वारा, के द्वारा होता है ना, के द्वारा। करण कारक क्या होता है?
काम करने के लिए कर्ता को जिस साधन की आवश्यकता होती है वह करण कारक कहलाता है। जिस माध्यम से, जिस साधन से कर्ता कार्य करता है, कार्य करने के लिए उसे जिस माध्यम की, जिस साधन की आवश्यकता होती है उसे करण कारक। जैसे राम पेन से लिखता है या बच्चा खिलौने से खेल रहा है ना। जैसे उदाहरण है, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। यहाँ कर्ता क्या है, बच्चा, है ना, और साधन क्या है, खिलौने से, है ना। साधन क्या है, खिलौने से, क्रिया क्या है, खेल रहा है। तो यहाँ कर्ता क्रिया के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, जिस साधन की उसे आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं करण कारक, है ना। तो यहाँ पर बच्चे को किसकी आवश्यकता है, खिलौने की आवश्यकता है खेलने के लिए। तो यहाँ पर ये साधन है खिलौने से, ये साधन ही क्या कहलाता है, करण कारक। तो यहाँ पर यदि हम प्रश्न इसका बनाएं कि बच्चा किससे खेल रहा है, करण कारक की पहचान के लिए किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है, बच्चा किससे खेल रहा है, उत्तर प्राप्त होगा खिलौने से। तो यहाँ पर खिलौने से क्या हो गया, करण कारक। ठीक है, ये हो गया करण कारक कि किससे लगाकर यदि प्रश्न किया जाता है तो वहां पर करण कारक का उत्तर हमें प्राप्त होता है। तो ये करण कारक। चौथा है संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक। चौथा है संप्रदान कारक। जिसका विभक्ति चिन्ह है के लिए, संप्रदान क्या होता है, के लिए या को भी आता है इसमें ना। जिसके लिए क्रिया होती है या कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जिसके लिए क्रिया होती है और कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ बच्चे के लिए दूध लाई, उदाहरण, माँ बच्चे के लिए है ना। माँ कर्ता है ना, माँ कौन है, कर्ता है। तो कर्ता जिसके लिए काम करता है, किसके लिए, बच्चे के लिए। माँ किसके लिए दूध लाई, बच्चे के लिए। माँ किसके लिए काम कर रही है, बच्चे के लिए। कर्ता किसके लिए काम कर रहा है, बच्चे के लिए, है ना। तो माँ जिसके लिए, कर्ता जिसके लिए काम करता है, बच्चे के लिए दूध लाई। ये दूध लाई क्या कार्य हो गया, क्रिया हो गई। तो माँ बच्चे के लिए दूध लाई, हम प्रश्न इसका बनाए कि माँ किसके लिए दूध लाई। प्रश्न बनेगा माँ किसके लिए दूध लाई। अभी कौन सा पीरियड, फोर्थ पीरियड में। हाँ, फोर्थ पीरियड दोनों में तो सिक्स क्लास का चला है, ये बच्चे क्लास का बच्चे कह रही है हम सिक्स को ज्वाइन करेंगे। नहीं मैं तो सिक्स में हुई नहीं, मैं तो फिफ्थ के बच्चे हूँ सारे। वो वाली मैंने सिक्स की डिग्री का नहीं कौन सा बच्ची है, आलिया से नहीं, उसको किसी ने भेजा हुआ है। माँ बच्चे के लिए दूध लाई, माँ किसके लिए दूध लाई, उत्तर प्राप्त होगा बच्चे के लिए, है ना, बच्चे के लिए। तो ये बच्चे के लिए क्या होगा, करण संप्रदान कारक, ये हुआ संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक की पहचान के लिए हम क्या लगाएंगे प्रश्न बनाने के लिए, किसके लिए, है ना, किसके लिए हम लगाएंगे और जो उत्तर प्राप्त होगा वह संप्रदान कारक होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
अपादान कारक 5 नंबर पे है अपादान कारक। पांचवा है अपादान कारक। इसकी विभक्ति भी होती है से। अब करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति से है, लेकिन करण कारक की विभक्ति से किसके लिए है? वह उसका से का मतलब है के द्वारा, है ना, वो माध्यम है, वो साधन है। और यहाँ पर अपादान का जो से है वो अलग होने का भाव। यहाँ पर से जो है वह से अलग होने वाला से है, अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया, तो यहाँ पे से है, लेकिन ये से कौन सा है? अपादान का, अपादान कारक का से है। तो अपादान कारक होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से गिरने, दूर होने, अलग होने के भाव का पता चलता है वह अपादान कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से गिरने का, दूर होने का, अलग होने का भाव हमें पता चले, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे आसमान से वर्षा की बूंदें गिर रही है, तो आसमान से वर्षा की बूंदें गिरना मतलब आसमान से अलग हो रही है ना, तो यहाँ अलग होने का, गिरने का भाव है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। इस से में अपादान कारक आसमान से वर्षा की बूंदें गिर रही है। यहाँ गिरने का भाव है ना, गिरने का, अलग होने का, दूर जाने का, ये भाव जहां होता है वहां पर से जो वहां जिससे का प्रयोग किया जाता है वो अपादान कारक का से होता है ना। तो आसमान से वर्षा की बूंदें गिर रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक का से है। इसका प्रश्न हम बनाएंगे कि वर्षा की बूंदें कहाँ से गिर रही है ना, वर्षा की बूंदें वर्षा की बूंदें कहाँ से गिर रही है? उत्तर प्राप्त होगा आसमान से। तो ये अपादान कारक। कहाँ से लगाकर हम प्रश्न करेंगे, कहाँ से गिर रही है, कहाँ से जा रही है ना, तो कहाँ से निकल रही है, तो ये दूर होने का भाव जहां पर आएगा वहां पर अपादान कारक होगा। तो यहाँ पर हमें कहाँ से लगाकर प्रश्न करना है। मैं बताऊंगी एंड में आपको कि आपको कहाँ कहाँ कौन सा वाक्य, कौन सा शब्द लगाकर आपको प्रश्न करना है। ठीक है, हम एंड में जब पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद मैं बता दूंगी किस कारक में क्या लगाना है आपको पहचान के लिए। छठा है संबंध कारक। सिक्स्थ है संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, है ना, सभी का, की, के, नानी, ने, रा, री, रे, ये सभी इसके विभक्ति चिन्ह हैं। का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये सभी इसके विभक्ति चिन्ह हैं। संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बताता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बताता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, है ना, उदाहरण क्या दिया है इसमें, मैं भारत का नागरिक हूँ, है ना। तो भारत का प्रश्न बनाएंगे, मैं किसका नागरिक हूँ? मैं किसका नागरिक हूँ? मैं
भारत का नागरिक हूँ, तो भारत का यहाँ क्या होगा, संबंध कारक। मैं किसका नागरिक हूँ, तो यहाँ किसका लगाकर हम प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर जो प्राप्त होगा वो संबंध कारक का उदाहरण। भारत का उत्तर मिला, भारत का, ये है संबंध कारक। ठीक है, तो ये होता है संबंध कारक, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरी व्यक्ति या वस्तु के साथ बताता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और इसमें किसका लगाकर हम प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह संबंध कारक का उदाहरण होगा। सातवां है अधिकरण कारक। सातवां है अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण में और पर, इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं में पर। अधिकरण क्या होता है कि जिस शब्द से कार्य के होने के स्थान की जानकारी हमें मिले, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का स्थान हमें पता चलता है ना, तो वहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे तानिया बिस्तर पर बैठी है ना, उदाहरण तानिया बिस्तर पर बैठी। प्रश्न हम बनाएंगे किस पर या किस में, है ना, में भी है इसमें और पर भी है, तो किस में किस पर ये हम बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा तानिया किस पर बैठी है। प्रश्न तानिया किस पर बैठी है, उत्तर हमें प्राप्त होगा बिस्तर पर, है ना। उत्तर क्या प्राप्त हुआ, बिस्तर पर। किस पर बैठी है, बिस्तर पर। बिस्तर पर क्या हुआ, अधिकरण कारक। तो जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह अधिकरण कारक होगा। ठीक है, तो ये अधिकरण कारक की पहचान, इसमें किस पर, किस में भी है, इसमें किसमें यह भी इसमें लगाया जाता है ना प्रश्न में। इसके बाद आता है लास्ट संबोधन कारक। आठवां है संबोधन कारक। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ, है ना। हे, अरे, ओ, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। हे, हम इसका प्रयोग जैसे इसमें लिखा है ना संबोधन कारक, तो संबोधन का मतलब होता है पुकारना, आवाज लगाना, किसी को बुलाना, है ना। संबोधन का मतलब होता है पुकारना, आवाज लगाना, किसी को बुलाना। तो संबोधन में जिस शब्द से किसी को बुलाने, पुकारने अथवा संबोधित करने का भाव हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। कि जिस शब्द में किसी को बुलाने का, पुकारने का, है ना, संबोधित करने का भाव हो वह संबोधन कारक होता है। जैसे हे ईश्वर हम पर कृपा करो, अरे यहाँ आओ, अरे इधर आओ, है ना। तो हे ईश्वर हम पर कृपा करो उदाहरण दिया है। तो यहाँ किससे संबोधित किया गया है, हे ईश्वर। तो हे ईश्वर क्या है, संबोधन कारक है। उदाहरण है हे ईश्वर, हे ईश्वर हम पर कृपा करो। प्रश्न बनाया कि किसे संबोधित किया है, ईश्वर। हे ईश्वर, हे ईश्वर क्या हुआ, संबोधन कारक। ठीक है,
तो ये सभी कारक और उनकी परिभाषा और उदाहरण। हर कारक में प्रश्न बनाकर आप उस कारक की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न बनाने के लिए किस कारक में हमें क्या शब्द लगाना है ये मैं आपको कल बताऊंगी अच्छे से। एक बार और हम इसको डिटेल थोड़ा सा इसकी समरी पढ़ लेंगे कल शॉर्ट में, है ना। मैं फिर से समझा दूंगी एक बार। आज इतना ही इतना हमने पढ़ा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सारी डेफिनेशन और एग्जाम्पल जो बुक में दिए हैं उन्हें ठीक से पढ़ना है। ठीक से पढ़ के समझेंगे आप, फिर कल और मैं इसको शॉर्ट में समझा दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज इतना करिए, अभी इन्हें बुक में पढ़िए अच्छे से डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स।